नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में बात करने वाला हूं वंश, कर्म और वातावरण के एमसीक्यूज के बारे में। अभी तक जितने भी रीट के, चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। साथ ही में जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ एक एक करके अच्छे से इंक्लूड किया है। तो कुल 30 प्रश्न हैं और यदि आप इन 30 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो मैं इतना दावा तो कर सकता हूं कि आपको इस बिंदु पर आगे कोई भी प्रकार का आपको मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी रीट L1 और L2 स्तर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस अच्छे टीचर से और अच्छे प्रश्नों से करनी है, तो वो हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो आप वीडियो एंड तक देख लीजिए, आप खुद यह कह देंगे कि हमने आज बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख लिया है। तो शुरुआत करते हैं वंश क्रम वातावरण के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है जो रीट L2 2016 में पूछा गया था कि बताइए मानव विकास किसका परिणाम होता है। तो आप एक चीज़ याद रखें, हमारे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुडवर्थ। क्या नाम है? वुडवर्थ। वुडवर्थ का एक कथन है कि जो मानव का या बालक का जो विकास होता है वह किसके इक्वल होता है? वंश, कर्म और जो वातावरण होता है उनके गुणनफल के इक्वल होता है। यानी कि वंश, क्रम और वातावरण का गुणनफल ही एक बालक का या एक व्यक्ति का विकास कहलाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी वाला, यानी कि ब वाला, जिसमें लिखा है वंश, गति और वातावरण कारकों से मानव का विकास प्रभावित होता है। और यदि आपको ये सूत्र देके पूछे तो भी आप बता सकते हो कि यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया कथन है। तो पहला आपके प्रश्न का सही जवाब आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि बताइए कौन आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ये हमारा रीट L1 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ सिर्फ एक प्रश्न है, किंतु मैं यहाँ आपको 3-4 और प्रश्न इससे रिलेटेड समझाने वाला हूँ। तो अच्छे प्रकार से आप नोट कर सकते हो यदि आप पेन कॉपी लेके बैठते हैं। तो यहाँ हमारा है कि यदि आनुवांशिकी के जनक के नाम से पूछे तो आप बताइएगा कि उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यदि ऐसा पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। और ये चर्च के फादर हुआ करते थे, यानी चर्च के पादरी थे। और यह उद्यान मटर पर प्रयोग किया करते थे। किस पे प्रयोग किया करते थे? उद्यान मटर पर प्रयोग किया करते थे। ये तो हैं किस पर इन्होंने सफल पादप प्रयोग किया। तो सफल पादप प्रयोग में उद्यान मटर का नाम आता है। ऐसे ही पूछे कि किस जीव पर इन्होंने प्रयोग करके आगे आनुवांशिकी के नियम दिए थे तो वो हैं सफ़ेद और काले चूहे। यदि ऐसा पूछे कि किस व्यक्ति ने के चूहों पे प्रयोग करके आनुवांशिकी से संबंधित नियम या सिद्धांत दिए हैं तो उनका नाम है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सफ़ेद चूहे और काले चूहे पे प्रयोग किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ही उद्यान मटर पे प्रयोग किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये चर्च के फादर थे और ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। और जो उद्यान मटर होता है इसे हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसम सेटाइवम कहते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि पाइसम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सामान्य जानकारी हो चुकी है और यह 2021 का जो प्रश्न है वो हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह रीट L1 2016 का प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वातावरण से संबंधित 3 परिभाषाएं हैं और तीनों परिभाषाएं आप शब्दकोश से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि परिभाषाएं हर टॉपिक में कई सारी मिलेंगी। चाहे आप बुद्धि पढ़िए तो बुद्धि में भी कई सारी परिभाषाएं हैं, बाल विकास पढ़िए उसमें भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वृद्धि विकास की भी परिभाषाएं हैं। तो हर जगह परिभाषाएं आती हैं, इतना याद नहीं होता है। तो इससे बढ़िया है कि आप ये पता लगाइए कि किस प्रकार इनको याद रखा जा सकता है। तो इतना सारा सेंटेंस आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये याद रखना है कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ। रोष आने का तात्पर्य है हमारे हाड़ौती क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ बूंदी जिले में, तो यहाँ हमारे रोष का मतलब होता है क्रोध आना। जब व्यक्ति को रोष आता है, क्रोध आता है, तो वह अपनी शक्ति का बाह्य प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है? शक्ति का। हालांकि शक्ति है या नहीं है वह उसके शारीरिक बल पे निर्भर करती है, किंतु रोष यानी क्रोध आने पर व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन करेगा। तो बाहरी शक्ति के नाम से यदि वातावरण की कोई भी परिभाषा हो
तो समझ जाना कि वह परिभाषा रोस की है। तो यह हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा। अब बढ़ते हैं वातावरण की अगली परिभाषा पे, जो हमारे थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछी गई है। पूछा क्या गया था कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्रभावित करते हैं। बताइए किसने कहा। तो यदि यह प्रश्न आए दोबारा तो आप याद रखिए कि जब आपसे बाह्य तत्व नाम से कोई भी चीज़ आए तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। याद रखिए, जिस प्रकार क्रोध शक्ति से संबंधित यानी रोष का संबंध शक्ति से ही वातावरण में, वैसे ही वातावरण की परिभाषा में यदि तत्व शब्द आ जाए तो वह वुडवर्थ ने परिभाषा दी। किसने दी? वुडवर्थ ने। तो आर एस वुडवर्थ का कथन है कि जो सभी बाह्य तत्व व्यक्ति को जन्म से ही प्रभावित करना शुरू कर देते हैं वो हमारे वातावरण कहलाते हैं। तो यह परिभाषा आर एस वुडवर्थ की है, जिसमें एक कॉमन शब्द आता है जिसका नाम है तत्व। फिर बढ़ते हैं एक और वातावरण की परिभाषा जो इस साल पूछे जाने के लिए अच्छी परिभाषा है। और परिभाषा क्या है कि वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और जो जन्म से मृत्यु तक हमें प्रभावित करती हैं तो उसे हम वातावरण कहते हैं। यदि इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि जो वस्तुएं होती हैं उनको हम किस प्रकार से इसके लिंक करेंगे। जब व्यक्ति जिम में जाता है, कहाँ जाता है? जिम में जाता है। जिम जाते हैं अपन बॉडी बनाने के लिए, तो जिम में जाते हैं तो हमें नई नई वस्तुओं को ट्राई करने का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि हम आज कौन सा ट्राई कर रहे हैं, खाने पीने में कौन सी वस्तुएं ध्यान रखें और वहाँ जिम के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं उपकरण ध्यान रखें। तो वस्तुओं का संबंध है जिम जाने से। तो याद रखें कि जिम्बर्ट की परिभाषा में वस्तुएं आएगा, वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वे कहलाती हैं हमारा पर्यावरण। तो ये हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा। तो आपको तीन परिभाषाएं बता दी हैं। यदि शक्ति के नाम से कोई भी चीज़ पूछे तो आपको बताना है कि यह रोस की परिभाषा है, और तत्व के नाम से पूछे तो तत्व के नाम से बताना है आपके कौन? वुडवर्थ। और यदि आपसे पूछे कि बताइए आपके वस्तुओं का संबंध किससे हैं, वस्तुओं वाली परिभाषा का संबंध किससे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे जिमबर्ट से। किसे हो जाएगा? जिमबर्ट से। तो तीन परिभाषाएं हैं आपके वातावरण से संबंधित। अब बढ़ते हैं हमारे किसकी परिभाषा पर? वंशक्रम से संबंधित यानी आनुवांशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है कि वंशक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या है? पूर्ण योग है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले का नाम है बीएन झा। बीएन झा ये कहते हैं कि जो वंशक्रम है वही व्यक्ति की जो जन्मजात क्षमताएं होती है, जन्मजात जो विशेषताएं होती हैं उनको डिनोट करता है। तो जन्मजात विशेषता बोले तो बीएन झा की द्वारा वंशक्रम की दी हुई परिभाषा है। तो बीएन झा ने क्या कहा है कि जो वंशक्रम होता है वो और कुछ नहीं है, जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं हैं उनका टोटल योग कहलाता है। तो ये बीएन झा आपकी इसकी परिभाषा हो चुकी है। एक और परिभाषा है वंशक्रम की, उसे हम पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या है कि यदि व्यक्ति जो है उसको माता पिता और उसके पूर्वजों से कोई प्रभाव प्राप्त हो रहा है तो वह प्रभाव ही उसका वंशकर्म है। यानी कि माता पिता और पूर्वजों का प्रभाव उसके शारीरिक संरचना पे इन पे पड़ रहा है तो वह आनुवांशिकता का प्रभाव है यानी वंशक्रम का प्रभाव है। ऐसा कहने वाले का नाम है हमारे पीटरसन। किसका क्या नाम है? पीटरसन। तो इसको हम यहाँ हमने टाइपिंग में नहीं दिया है, तो आप यह कोई नहीं की जगह याद रखिए कि यह जो परिभाषा है वो हमारे पीटरसन की परिभाषा है। किसकी है? पीटरसन की परिभाषा है। तो पीटरसन ने क्या कह रहे हैं कि पीटरसन का मतलब है पूर्वजों से प्राप्त होने वाला प्रभाव। प से पीटरसन, प से प्रभाव। तो प्रभाव वाली जो परिभाषा होगी वंशक्रम में या पूर्वजों वाली जो आपकी बात कही जाएगी वंशक्रम में, वह पीटरसन द्वारा कही गई बात है। तो इसको अच्छे प्रकार से याद रखें कि यह परिभाषा हमारे पीटरसन की है, जो कह रहे हैं कि माता पिता और पूर्वजों से जो प्रभाव बच्चे को प्राप्त होता है वही हमारा वंशक्रम होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि वंशक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग और मटर के पादपों पे प्रयोग किसने किया है? थर्ड ग्रेड 2013 पे पूछा गया था। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि चूहों से संबंधित, सफ़ेद चूहे और काले चूहे से संबंधित जो प्रयोग हैं वह हमारे मेंडल ने किया है। किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में रीट में पूछा गया था कि प्रकृति और पोषण विवाद का संबंध किससे है या ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ प्रकृति और पोषण का तात्पर्य है, प्रकृति बोले तो पैदा करने वाला। प्रकृति बोले तो क्या होगा? पैदा करने वाला, यानी कि आनुवांशिकता। प्रकृति का संबंध किससे होता है? पैदा करने से, यानी आनुवांशिकता से इसका संबंध है। अब बात करें हम पोषण की,
तो लालन पालन या पोषण करने का तात्पर्य है बाह्य वातावरण, यानी पैदा होने के बाद उसका किस प्रकार से ख्याल रखा जाएगा, तो वो बाह्य वातावरण में होगा। किसमें होगा? वातावरण। तो यदि ऐसा पूछे कि बताइए इसका संबंध किससे है, तो हमारा इसका सीधा सा संबंध बनता है आपके आनुवंशिकी और वातावरण से। तो प्रकृति का अर्थ होता है पैदा करना और पोषण का अर्थ होता है पालने वाला। तो पालन करने वाला और पैदा करने वाला दोनों आवश्यक होते हैं एक व्यक्ति के विकास में। दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। दोनों विवाद अगर करे कि वंश कर्म का ज़्यादा प्रभाव है तो वो भी गलत है। अगर ये विवाद करे कि पोषण का ही प्रभाव पड़ता है, वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है, तो वो बात भी गलत होती है। इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए। दोनों ही जो हैं अपना अपना रोल निभाती हैं अपने बालक के विकास के अंदर। अब समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव जीवन की शुरुआत किससे होती है? क्या वह पितृ कोशिका स्पर्म से होती हैं, या वो मातृ कोशिका ओम अंडाणु से होती हैं, या फिर वह युक्ता जाइगोट से होती हैं, या फिर अपरा प्लेसेंटा से होती हैं? तो याद रखिएगा कि मानव कोशिका की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका से होती हैं। किससे होती हैं? एकल कोशिका। और उस एकल कोशिका को हम कहते हैं युक्ता। क्या कहते हैं? युक्ता। युक्ता को हम अंग्रेजी में जाइगोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जाइगोट। और ये जाइगोट किससे कैसे बनती है? तो माता पिता से, पितृ कोशिका से, एक पितृ अर्ध कोशिका से 23 गुणसूत्र और एक मातृ अर्ध कोशिका से 23 गुणसूत्र मिलते हैं। तो 23 युक्ता में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पितृ अर्ध कोशिका से 23 गुणसूत्र और मातृ अर्ध कोशिका से 23 गुणसूत्र, यानी कुल एक कोशिका के अंदर, एकल कोशिका के अंदर, जिसको हम जाइगोट या युक्ता कह रहे हैं, उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका से ही होती है। उस एकल कोशिका को हम युक्ता या जाइगोट के नाम से जानते हैं। इसका आकार सुई की नोक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सुई की नोक के बराबर होता है। तो यह हमने अच्छे प्रकार से सीख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि जाइगोट जो एकल कोशिका है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया है कि कोई भी जो एक कोशिका होती है या जो एकल कोशिका होती हैं उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उनमें से 23 गुणसूत्र मातृ अर्ध कोशिका से और 23 गुणसूत्र पितृ अर्ध कोशिका से आते हैं। तो दोनों अर्ध अर्ध कोश मिलके एक एकल कोश बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मानव में काय गुणसूत्र कितने हैं? काय का मतलब होता है काया, बोले तो शरीर या त्वचा, शरीर की त्वचा। तो शरीर की त्वचा को हम काया कह रहे हैं और इस काया का निर्माण या शरीर का निर्माण, हमारे बदन का निर्माण जिससे होता है वो है 44 गुणसूत्र। कितने हैं? 44 गुणसूत्र। तो काय गुणसूत्र हैं 44। आपको पता है कि एक मनुष्य में टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। ये 46 गुणसूत्र 44 प्लस 2 गुणसूत्रों से बने होते हैं। अब ये क्या है तो इसको समझिए कि अगर हम 44 प्लस 2 गुणसूत्रों की बात करें तो अगर पुरुष हैं तो उसमें 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे लैंगिक गुणसूत्र एक्स और वाई के रूप में, और अगर महिला है तो उसमें 2 लैंगिक गुणसूत्र पाए जाएंगे एक्स और एक्स के रूप में। तो ये जो 2 गुणसूत्र एक्स्ट्रा होते हैं इनको हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं और ये दोनों में अलग अलग होते हैं महिला और पुरुष में। जबकि जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो महिला और पुरुषों में समान होते हैं जो उनके माता पिता से उनको मिले हुए हैं। और ये जो होते हैं ये शरीर की त्वचा और शरीर का निर्माण करते हैं। इनको हम काय गुणसूत्र कहते हैं। और लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं? 2 होते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य में 2 लैंगिक गुणसूत्र और 44 काय गुणसूत्र होते हैं और कुल मिला के 46 गुणसूत्र उसमें संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने गुणसूत्रों के बारे में आने वाले प्रश्नों को समझ लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न रीट L2 2018 में पूछा गया कि किसे आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है या किसे हम वंश क्रम का निर्धारक कहते हैं? तो वंश क्रम का निर्धारक या जिसे आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं वह है हमारे जीन्स। क्या होते हैं? जीन। तो जो जीन होता है वो आनुवांशिकता की इकाई है और वही वंश क्रम का निर्धारक है। क्यों? क्योंकि पैतृक गुण जो होते हैं, माता पिता से आने वाले जो गुण होते हैं जो वंश क्रम का निर्धारण करते हैं वो इस जीन्स के माध्यम से ही आगे की पीढ़ियों में शिफ्ट होते हैं, आगे की पीढ़ियों में जाते हैं। जबकि जो डीएनए होता है, डीएनए तो उन पैकेट्स, उन सूचनाओं के रूप में हैं जो सूचनाएं आगे जाएगी। यानी इनको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वे सूचनाएं हैं जो जीन्स के लिए हैं, पर जीन्स इन चीज़ों को आगे सूचनाओं को प्रेषित करती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण यानी जो गुण देखने को मिलते हैं वो जीन्स की वजह से शिफ्ट होते हैं और उन गुणों का जो संग्रह होता है वो डीएनए है।
वो क्या कहलाता है, सूचनाएं क्या है यहाँ पे डीएनए है। और एक बार पूछा गया था कि बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम भी आप लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। एसिड को अम्ल कहते हैं, तो आप इसे याद रखिए कि एसिड के नाम से भी दे सकता है या फिर इसको आप अम्ल के नाम से भी लिख सकते हो। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यह इस प्रश्न का सही जवाब आपके जीन है और डीएनए का फुल फॉर्म आपने देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि एक जीन की जोड़ी यानी दो हम जीन की बात करें तो वह एक विशेषता को दर्शाती हैं, और यह जो एक विशेषता है ये हमारे शरीर में किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं, जैसे आंखों का काला रंग होना या आंखों का भूरा रंग होना। ये जो चीज़ें हैं वो जीन्स की एक जोड़ी की वजह से होता है जो एक ही प्रकार की विशेषता को दर्शाती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एलील। तो एलील क्या है, एलील एक प्रकार का जीन का ग्रुप है जो एक ही प्रकार की विशेषता को डिसाइड करता है, जैसे आंखों का काला रंग होना या आंखों का भूरा रंग होना या आंखों का नीला रंग होना, ऐसे करके। तो शारीरिक रूप से या बाहरी रूप से दिखाई देने वाली जो विशेषताएं होती हैं हमारे शरीर में और वो जीन्स की जोड़ी की वजह से हैं, तो उसे हम एलील कहते हैं। ये आप याद जरूर रखें क्योंकि यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारे कि बताइए आनुवांशिकता के अध्ययन की कौन सी विधि है। तो आनुवांशिकता के अध्ययन की निम्न विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि को हम कहते हैं जुड़वा बच्चों के अध्ययन की विधि, दूसरी है दत्तक ग्रहण या पोष्य परिवार की विधि, और तीसरा है बालक और अभिभावक विश्लेषण विधि। यानी अगर हमें आनुवांशिकता का अध्ययन करना है तो माता पिता का अध्ययन भी करना है, और यदि किसी को गोद लिया गया है तो उस चीज़ का भी हमें पता होना जरूरी है, और जुड़वा बालक हैं तो उनका भी हमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका संबंध सीधे ही मानव से होने वाले संतान की उत्पत्ति यानी आनुवांशिकता से है। तो ये सभी बातें सही हैं। यदि आपसे पूछे कि समवयस्क विधि का संबंध किससे है, तो वो किशोर अवस्था से है, उसका संबंध आनुवांशिकता से नहीं है। तो समवयस्कता का संबंध किशोर अवस्था से है, किससे है, किशोर अवस्था से है। तो ये याद रखें, यह आपके किस में नहीं आएगी, समवयस्क विधि किस में नहीं आती है, आनुवांशिकता में नहीं आती है। आनुवांशिकता की विधियां मैंने आपको समझा दी हैं, क्योंकि यह प्रश्न न के बराबर बच्चों को ही आता है कि आनुवांशिकता की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन सी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशक्रम के कई सारे नियम हैं, लगभग 6 नियम मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, तो अच्छे प्रकार से सुनिएगा। वंशानुक्रम का पहला नियम है हमारा समानता का नियम। समानता का नियम हमारे लिए क्या कहता है कि माता पिता जो होगी वैसी ही संतान होगी, जैसे माता पिता हैं उनके समान ही संतान जो होती हैं। तात्पर्य क्या है कि माता पिता की शारीरिक रचना और मानसिक योग्यता का जो प्रभाव है वो बच्चों पे पड़ता है। तो जिस प्रकार के माता पिता हैं उसी प्रकार की संतान जो हैं पैदा होती है। तो संतान तक का माता पिता के समान होना ही समानता का नियम है। अगला है विभिन्नता या भिन्नता का नियम। और भिन्नता का नियम क्या कहता है, भिन्नता का नियम ये कह रहा है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल एक समान नहीं है, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वह उनसे कुछ रूप में या कुछ मात्रा में भिन्न होता है। तो इसको हम मित्रता का नियम कहते हैं कि चाहे हम कितना भी कहें कि हम माता पिता के समान हैं, किंतु फिर भी हम कुछ संख्या में उनसे भिन्न हैं, उनके बिल्कुल हूबहू नहीं होते हैं। अगला है प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रत्यागमन का नियम। अब प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि यदि माता पिता से संतान में वो गुण नहीं गए जो माता पिता में दिखाई दे रहे हैं और उससे विपरीत गुण चले गए, तो यह विपरीत गुणों की संतान जो होगी उसमें प्रत्यागमन का नियम लागू होगा। यानी आपको पता है कि जैसे बाबर के हुमायूं जैसी डरपोक संतान पैदा होना या हिरण्यकश्यप जो राजा है उसके भक्त प्रहलाद जैसी संतान होना, ये प्रत्यागमन के सिद्धांत को बताती हैं। तो ये हमारे कह रही हैं कि प्रत्यागमन भी जो है हमारे किस में होता है, वंश क्रम में होता है। तो पहला सिद्धांत तो क्या है, समानता का, जो क्या कहता है कि जैसे माता पिता हैं उनके जैसे ही संतान होगी। भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि संपूर्ण रूप से एक समान नहीं होती, कुछ भिन्नता उसमें होती हैं। और ये भिन्नता का कारण क्या है, ये भिन्नता का कारण है उत्परिवर्तन का होना। क्या कारण है, उत्परिवर्तन। ये भिन्नता ऐसे नहीं है म्यूटेशन हो रहा है आपके शरीर में, लगातार वातावरण के अनुसार बदलाव हो रहे हैं, वो हैं। और प्रकृति ने आपको ऐसे ही डिसाइड किया है, आपका जन्म तो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, ये दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से विभिन्नता होती है बालक में, वो एक जैसा नहीं होता है। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं और कोई भी बालक अपने माता पिता के हूबहू समान भी नहीं होगा, क्योंकि उत्परिवर्तन
और प्राकृतिक चयन, ये दो सिद्धांत हैं जो इस भिन्नता के नियम में लागू होते हैं। अगला है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो कहता है कि यदि ऐसी संतान हो जो अपने माता पिता से समानता न रखती हो, उनसे विपरीत गुणों वाली हो, तो वह प्रत्यागमन का नियम होगा। जैसे बाबर के हुमायूं जैसी संतान होना, राणा सांगा के हमारे उदय सिंह जैसी संतान होना, महाराणा प्रताप न होना, या फिर हिरण्यकश्यप जो राजा है उनके भक्त प्रहलाद जैसी संतान का होना। तो यहाँ कौन सा सिद्धांत नहीं है? वो नहीं है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो वंश क्रम का यह नियम नहीं है और यह 2016 में पूछा गया सिद्धांत है, तो मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अब यहाँ भी आपको समझना है कि वंश क्रम का कौन सा नियम है और कौन सा नहीं है। तो सारे नियम यहाँ मैं पहले बता देता हूँ कि ये वंश क्रम के हैं, सभी हैं। इसको ऐसा आएगा कि कौन सा वंश क्रम का नियम है, नहीं तो नहीं आना चाहिए, तो हैं सारे। बीज कोश या निरंतरता अमरता का सिद्धांत जो बीजमैन ने दिया है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बीजमैन ये कह रहे हैं कि मैंने कई पीढ़ियों तक चूहे के ऊपर प्रयोग करके उसकी पूंछ को काटा, फिर भी कोई ऐसी पीढ़ी में एक भी चूहा पैदा नहीं हुआ जिसकी पूंछ नहीं थी। यानी कि मैंने लगातार कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, फिर भी एक ऐसा चूहा मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिसकी पूंछ नहीं थी। यानी कि जो मूल गुण होते हैं या मूल जो बीज हैं जो होते हैं वह हर पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। यह अमरता का सिद्धांत है, यानी कि कभी भी न खत्म होने वाले जो जीन्स होते हैं, जो बीज हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। यह अमरता का सिद्धांत होते हैं, यानी बीज अमर हैं। अगला है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। यह हमारे दिया है लेमार्क ने। किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। और लेमार्क क्या कहते हैं? लेमार्क कहते हैं कि एक पीढ़ी में व्यक्ति द्वारा जो गुण ग्रहण किया जाता है वह अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। जैसे जिराफ की गर्दन जो है पहले लंबी नहीं थी, किंतु किसी एक पीढ़ी में जो है खाने के लिए गर्दन को ऊपर की ओर ज़्यादा फोर्स किया गया, तो उस वजह से आने वाली पीढ़ियों में ये गर्दन का लंबा होना दिखाई दिया है। तो यह अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत है। फिर अगला है कि मौलिक गुणों के या वियोग का या प्रभाविकता का नियम है। तो मौलिक गुण कहीं नहीं जाते हैं, हर दूसरी तीसरी पीढ़ी के बाद मूल गुण वापस रिपीट होते हैं। जैसे नानी के गुण नातिन में आना, दादा के गुण पोते में आना, ये जो सिद्धांत होता है वह मौलिक गुणों का सिद्धांत है। और यह हमारे मेंडल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? हमारे नियम है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि मौलिक गुणों का सिद्धांत किसका है। मौलिक गुणों का सिद्धांत है हमारे मेंडल का, अर्जित गुणों का सिद्धांत है लेमार्क का, और बीजमैन का सिद्धांत है अमरता का सिद्धांत या बीजकोश का नियम। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वंशक्रम से संबंधित बायोमेट्री सिद्धांत या जैविकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो वंशक्रम से संबंधित बायोमेट्री सिद्धांत देने वाले का नाम है गोल्टन। और गोल्टन क्या कहते हैं? गोल्टन ये कहते हैं कि कोई भी जो संतान होती हैं वह संतान में केवल माता पिता के गुण ही उसमें दिखाई नहीं देते हैं, उसमें उस संतान के माता पिता के अलावा उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उस सभी का जो है प्रभाव देखने को मिलता है कुछ कुछ परसेंट या हिस्से के रूप में। यानी कि यदि ऐसा हो रहा है कि जहां सभी पीढ़ियों का प्रभाव देखने को मिले, तो यह बायोमेट्री सिद्धांत है कि जैसे 50-50% माता पिता से, 25-25% नाना नानी से, और पर दादा दादी से, पर नानी इनसे जो है 12-12%, 12.5% गुण देखने को मिलते हैं। हालांकि यह सर्वमान्य सिद्धांत तो नहीं है, किंतु ऐसा कहना किसका है? गोल्टन का है कि संतान में केवल माता पिता ही नहीं, उसके दादा दादी, नाना नानी, पर दादा दादी, सभी के जो है गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला हमारा प्रश्न है रीट 2016 में पूछा जाने वाला, किसने कहा था कि एक जो बालक होता है उसका विकास वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है? तो हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि आर.एस. वुडवर्थ ने कहा था कि वंशक्रम बोले तो विकास जो है वह होगा वंश कर्म और वातावरण का गुणनफल। क्या होगा? वंश कर्म इंटू वातावरण का गुणनफल। अगर इसे हम अंग्रेजी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी, यानी कि वंश क्रम, और वातावरण को अपन कहेंगे एनवायरमेंट, यानी कि डी बराबर होगा एच इंटू ई। डी का मतलब है डेवलपमेंट, एच का मतलब है हेरिडिटी, और ई का मतलब है एनवायरमेंट। तो ये हो गया हमारे वुडवर्थ की परिभाषा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है एक बालक, कौन से कारक हैं जो एक बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो वंशक्रम यानी कि किस पीढ़ी में या किस जगह वो किस परिवार में पैदा हुआ है उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि माता पिता के
शारीरिक संरचना का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा, वंशक्रम का प्रभाव पड़ेगा। अब उसको जितना खान पान अच्छे से दिया गया है उसका प्रभाव भी उसके शरीर में देखने को मिलेगा। विद्यालय में खेल खेलता है तो खेल का प्रभाव पड़ता है, खेल खेलने से शारीरिक जो है संरचना अच्छी होती है और शारीरिक दुर्बलता कम से कम होगी और शारीरिक रोग भी नहीं होगा। तो ये खेल खेलने का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये भी प्रभावित करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो हार्मोन्स के सही होने का प्रभाव भी पड़ता है शारीरिक विकास पे। यदि हार्मोन कम या ज़्यादा रिलीज होते हैं तो शारीरिक संरचना में कई प्रकार के रोग या कमियां देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से चारों ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारे बालक के विकास पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अ, ब, स और द, चारों बातें सही हैं शारीरिक विकास के रूप में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके परमानेंट सदस्य बन जाइए और भी ऐसे रोचक वीडियोज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और हम सिलेबस को उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं जो आपके एक्यूरेट रीट के सिलेबस में दिया हुआ है, ताकि आप किसी भी प्रकार के जो असमंजस में न रहें, और वही बिंदु हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था और उसका उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था? आपको मैंने बताया है उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो मेंडल ने प्रयोग किया था उस पर, और उसका जो क्या नाम था, उसका नाम था पाइसम सेटाइवम। क्या नाम था? पाइसम सेटाइवम। तो ये आप जरूर याद रखें। मेंजीफेरा इंडिका आम को कहते हैं, किसको कहते हैं? आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आप याद रखिए कि मेंजीफेरा इंडिका आम है और पाइसम सेटाइवम कहते हैं उद्यान मटर को। सामान्य मटर का नाम नहीं है, उद्यान मटर को ही हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। अब आनुवांशिकता से संबंधित या वंश क्रम से संबंधित या जन्मजात रोगों के नाम से प्रश्न आता है कि बताइए कौन सा रोग एक आनुवांशिक रोग है और कौन सा नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम जो रोग हैं और टर्नर सिंड्रोम जो है, पटाउ सिंड्रोम है, तीनों ही हमारे आनुवांशिक विकार हैं। अब ये क्या होते हैं इनको एक बार आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक एक करके आप जरूर इसको लिखिए। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 मैं बता रहा हूँ, आप इसको जरूर नोट करें। ट्राइसोमी 21 इसका मतलब क्या है? हिंदी में से कहते हैं त्रिगुणसूत्रता 21, त्रिगुणसूत्रता 21। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि माता पिता से जो 21वें नंबर का एक एक गुणसूत्र आता है उसकी जगह एक और 21वां गुणसूत्र बालक में या बालिका में बन जाए तो यह जो बीमारी होगी उसे हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। क्या हुआ है? मूल रूप से हमारे शरीर में दो ही 21वें गुणसूत्र होना चाहिए, पर यदि एक और अतिरिक्त गुणसूत्र तीसरे नंबर का हमारे 21वां गुणसूत्र बन जाए तो उसे हम ट्राइसोमी 21 या त्रिगुणसूत्रता 21 बोले तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में हमारे शरीर में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि मानसिक विकलांगता आती है। चेहरे और जो सिर है उसका आकार छोटा रह जाता है और शारीरिक विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है कि यदि 21वें गुणसूत्र का 3 बार रिपीटेशन हो जाए, होना तो 2 ही बार चाहिए था, पर तीसरा एक और बन जाए तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। और इस बीमारी में ये बीमारी होती क्यों है? यदि आप अधिक उम्र बोले तो 35 वर्ष से अधिक उम्र में शादी करोगे तो यह बीमारी आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलती है, इसलिए एक लीगल एज में ही शादी करना आवश्यक है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं केवल उनमें पाया जाता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम केवल किस में देखने को मिलता है? महिलाओं में देखने को मिलता है। और महिला में क्या होता है कि यदि महिला में 46 की जगह 45 गुणसूत्र रह जाए, कैसे? 44 गुणसूत्र महिला और पुरुष में समान होते हैं, पर 2 लैंगिक गुणसूत्र की जगह एक ही गुणसूत्र हमारे महिला में देखने को मिलेगा। होना तो क्या चाहिए था? प्रत्येक महिला में 44 प्लस एक्स और एक्स 2 लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और एक्स के नाम से, पर 2 लैंगिक गुणसूत्रों में से एक लैंगिक गुणसूत्र गायब हो जाएगा तो 46 की जगह 45 गुणसूत्र रह गए और इस बीमारी को हमने नाम दिया है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि महिलाओं का आकार या जो कद होता है वह सामान्य से काफ़ी कम रह जाता है। गर्दन के पीछे की जो त्वचा होती हैं वह ढीली पड़ जाती हैं और बालक में इस प्रकार की लड़कियों में जो किशोर अवस्था होती है वो देरी से आती है, यौन आरंभ देरी से होता है और सीखने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं। ये हो गए हमारे आनुवंशिक विकार नंबर 2। तीसरा विकार है पटाउ सिंड्रोम। अब ये पटाउ सिंड्रोम क्या है? इसको कहते हैं ट्राइसोमी 13, यानी कि 13वें नंबर के गुणसूत्र का 2 की जगह 3 हो जाना, यानी कि माता पिता से 13वें नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 आते हैं, एक एक आ जाते हैं, पर एक और 13वां गुणसूत्र बन गया तो टोटल 3
13वें गुणसूत्र हो गए। ऐसा होने पर हमारे शरीर में 47 गुणसूत्र बन जाएंगे 46 की जगह। तो जब माता या पिता से होने वाली संतान में 13वें गुणसूत्र का 3 कॉपी यानी कि 3 बन जाए तो उस बीमारी को ट्राइसोमी 13 या पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक क्षमताएं जो हैं कम हो जाती हैं, तो यह पटाऊ सिंड्रोम कहलाएगा। तो तीनों सिंड्रोम आनुवंशिक विकार हैं, मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं अगली बीमारी के ऊपर। अगला है रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न कि डाउन संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम क्या है। तो भी आपको बताया था कि यदि 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी बन जाए, जिसे हम ट्राइसोमी 21 या त्रिगुणसूत्रता 21 कहते हैं, वो हमारा डाउन संलक्षण डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। और अगला हमारे पास है कि ट्राइसोमी 21 को क्या कहेंगे। ये रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न तो आ रहे हैं, बस आपको ये पता करना है कि आप सही टीचर से पढ़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप सही नहीं पढ़ रहे हो या कम पढ़ के जा रहे हो तो नुकसान आपको है। ट्राइसोमी 21 का मतलब है डाउन सिंड्रोम, जबकि टर्नर सिंड्रोम में तो कितने गुणसूत्र रह जाते हैं 45। तो ये हमारे हैं कि डाउन सिंड्रोम जो हैं उसमें हमारे 46 की जगह 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, और यहाँ 21वें नंबर के गुणसूत्र को 2 की जगह कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। तो ये हमारे 21 गुणसूत्र वाला रोग है डाउन सिंड्रोम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न आया है हमारे रीट के एग्जाम में 2021 में कि बताइए कौन सा एक वंशानुगत रोग होता है। एडीएचडी है। एडीएचडी का मतलब होता है अवधान संबंधी बीमारी, फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसंस या फिर एचआईवी एड्स। ये जो तीनों रोग हैं वो तो आपके किससे संबंधित नहीं है, वंशानुगत रोग नहीं है। इनके कारण तो और हैं, यानी कि इस माता पिता से नहीं मिलते हैं। जबकि एक रोग है फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा रोग है, फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन संबंधित बीमारी आपके शरीर में लग जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रोटीन संबंधी बीमारी आपके शरीर में लग जाएगी। और यहाँ एक अमीनो एसिड यानी कि एक प्रोटीन आपके शरीर में बनेगा जिसका नाम है फेनिल एलनीन। क्या नाम है, फेनिल एलनीन नामक जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो अम्ल, वो आपके शरीर में बनेगा। और इस कारण आपके शरीर में जो पसीना और जो मूत्र हैं उसकी विचित्र गंध आएगी, यानी विशेष गंध नहीं है, विचित्र यानी कि बिल्कुल डिफरेंट, अलग खतरनाक प्रकार की गंध। और इससे बौद्धिक विकलांगता भी आती है और शारीरिक दुर्बलता भी होती है। तो फिनाइल कीटोनूरिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। और 4 रोग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एक आपके पटाऊ सिंड्रोम और एक है आपके फिनाइल कीटोनूरिया। तो चारों रोग आप अच्छे प्रकार से पढ़ के जाइए, और इनमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, तो आप इनको जरूर नोट करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वातावरण को प्रभावित करते हैं। जन्म स्थान यानी किस स्थान पे जन्म हुआ है वो प्रभावित करता है। जन्म क्रम यानी नंबर 1 पे हुआ है कि नंबर 2 पे हुआ है, उस हिसाब से भी शारीरिक विकास प्रभावित होगा। पोषण यानी कि खान पान का अच्छा मिलना, ये सभी प्रभावित करते हैं। ऐसे ही परिवार प्रभावित करता है, विद्यालय और खेल का मैदान भी प्रभावित करता है, संगति भी प्रभावित करती हैं, आप समुद्र तल से कितने दूर पे रह रहे हो, या आप किस भौगोलिक परिवेश में रह रहे हो, या आपके जन्म के समय ग्रह नक्षत्र क्या है, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। और ये हमारे वातावरण के कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने सभी एक जगह बता दिए हैं। यदि इनसे संबंधित प्रश्न आए तो आप अवश्य ही प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब याद रखें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब हम वंश क्रम में पढ़ते हैं, यदि हम बात करें कि संतान का जन्म होना या लड़का या लड़की होना कौन डिसाइड करता है, तो यह पुरुष डिसाइड करता है। कैसे करता है, तो इसको समझिए। 2 महिला में गुणसूत्र पाए जाते हैं, लैंगिक एक्स और एक्स, और पुरुष में पाए जाते हैं एक्स और वाई। अब जब पुरुष का एक्स और महिला का कोई सा भी एक्स मिल जाए तो लड़की का जन्म होगा, ये आपको पता है। बट यदि महिला का तो कोई सा भी एक्स और पुरुष का एक वाई गुणसूत्र आएगा तभी लड़के का जन्म होगा। तो कई बार दोष दिया जाता है समाज में कि लड़कियां लड़के हो रही हैं, लड़के पैदा नहीं हो रहे, तो उसमें दोष किसका है, पुरुष का है, क्योंकि वाई गुणसूत्र उसी के पास है। और वो वाई गुणसूत्र यदि महिला के किसी भी एक्स गुणसूत्र के साथ नहीं मिलेगा तो लड़के का जन्म होना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में महिलाओं को दोष देना गलत होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वुडवर्थ की एक और परिभाषा है वंशक्रम और वातावरण से संबंधित, वो क्या है, वो कहते हैं कि अच्छी उपज होने के लिए, एक अच्छी उपज के लिए बीज भी अच्छा होना जरूरी है और धरती का भी अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ समझेंगे कि किसे बीज कहा गया है, किसे उपज कहा गया है। तो यहाँ 3 शब्द आए हैं, उपज, एक है बीज और एक है आपके धरती। तो इन तीनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हमारे धरती का मतलब है वातावरण, यानी कि
जिस वातावरण में आपको रखा जाएगा वो धरती यानी वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए यानी कि आपका वंश क्रम अच्छा होना चाहिए, आप जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं वो एक अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छे माता पिता से आपका जन्म होना चाहिए। और उपज का मतलब बालक के स्वयं की बात की जा रही है, तो बालक उपज है यहाँ पे, और उस बालक को अच्छे पैदा होने के लिए अच्छा वंश मिलना चाहिए और अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, ये यहाँ वुडवर्थ ने बताया है। तो यहाँ धरती का अर्थ है आपके क्या, धरती का अर्थ है वातावरण, बीज का अर्थ है वंशक्रम और उपज का अर्थ है आपके बालक। तो ये पूछ रहा है कि बताओ धरती क्या है, तो धरती तो हमारा वातावरण हुआ। यदि पूछता कि बताओ उपज क्या है तो उपज बालक हो जाता। यदि पूछे कि बताओ बीज क्या है तो बीज का मतलब है वहाँ आपके वंशक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये हमारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ये जो हमारे थर्ड ग्रेड 2023 में प्रश्न है कि जो एक 6 वर्षीय लड़की है वो खेल कूद में असाधारण, इनक्रेडिबल उसमें जो है योग्यता है, खतरनाक उसमें योग्यता है, असाधारण यानी कि नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं है, एक विशेष योग्यता रखती हैं, और उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल कूद में निपुण हैं, तो इसका एक कारण तो ये है कि उसके माता पिता भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, यानी कि आनुवांशिकता का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। साथ ही वह नित्य प्रशिक्षण भी करती हैं, प्रशिक्षण वातावरण में रह के किया जाता है, तो वातावरण का प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, और माता पिता से जन्म का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि माता पिता खिलाड़ी हैं, तो जन्म और यानी कि वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इसका संबंध है आनुवांशिकता और वातावरण यानी पर्यावरण से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक बच्चा जो विशेषता में उच्च है या निम्न है, वह विशेषता उसमें की बाद की उम्र में भी रहती हैं, और यह बयान किस चीज़ के बारे में बताता है या किस महत्व को जोर देता है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न हमारे बताता है आनुवांशिकता को कैसे, इसको समझते हैं। बच्चे की जो विशेषताएं होती हैं, या तो वो वातावरण से होगी और या फिर वह वंश क्रम से होगी। अब दोनों बातें हैं, तो दोनों बातें कैसे हैं इसको समझते हैं। पर यहाँ आपके केवल वंश क्रम से डिसाइड हैं, तो क्यों हैं? जो उम्र भर रहने वाली विशेषताएं होती है वह शारीरिक विशेषताएं होगी, और वह केवल वंश क्रम की वजह से होगी, क्योंकि वातावरण यानी कि प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से लिया गया ज्ञान हमेशा रहे या न रहे, यह उसके प्रयोग पे डिसाइड करता है। कि आज आपके पास ज्ञान है, आज आपके पास सरकारी नौकरी है, पर आप सरकारी नौकरी होने के बाद आप पढ़ाई जारी नहीं रखोगे, तो आपने जो ज्ञान ग्रहण किया था, जो प्रशिक्षण लिया था, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो उम्र भर नहीं रहता है। इस वजह से यहाँ आपसे कहा गया है कि ऐसी विशेषता जो उम्र भर रहेगी वह केवल आनुवांशिक ही हो सकती हैं, इसलिए यहाँ प्रभाव आनुवांशिकता का पड़ा है। और यदि वो ऐसा कहता कि एक जो बच्चे में काफ़ी अच्छी विशेषताएं देखने को मिलती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण फिर ये होता कि वह दोनों पे प्रभावित होता। बट यहाँ उसने एक और लाइन कही है कि बाद की उम्र में भी रह रही हैं, तो वह केवल आनुवांशिकता से ही संभव है। तो आपको यह 30 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कार्य आप जरूर करें, वो है वीडियो को लाइक करने का। यह कार्य आप जरूर करें, और आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो से ली गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ।